नमस्कार आप सभी को। आज हम बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने आरएस का फॉर्म भरा है निश्चित रूप से वो प्री एग्जाम को भी क्लियर करना चाहेंगे, मेंस भी लिखना चाहेंगे, लेकिन सहज रूप में लिखने के लिए डे बाय डे हमारे ज्ञान में इजाफा होना जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ आप प्रज्ञान के इन वीडियोस को जरूर आप एप्लीकेशन यूट्यूब सब पर जब देखते हैं तो आप एक रजिस्टर बना लें और साथ साथ में इनको नोट डाउन भी करते चलें। प्रीलिम्स और मेंस में सवाल जरूर मिलेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं, आपको जैसा कि दिख रहा है, हमबर्ग सततता सम्मेलन 2026 की हम बात कर रहे हैं। अब मैं आपसे इस विषय में कहती हूँ कि हमबर्ग ये जो सम्मेलन है, हमबर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2026 की मैं बात कर रही हूँ, जिसको अपन HSC शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं। ये हमबर्ग में आयोजित हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमारे दिमाग में प्रश्न उठना भी चाहिए कि ये हमबर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस हमबर्ग में ही क्यों, क्या है ये, इसके उद्देश्य क्या हैं, क्या ये एक वैश्विक स्तर का कोई सम्मेलन है ना? इसका कोई ना कोई उद्देश्य तो होगा। इसमें कौन लोग आते हैं, इसकी स्थापना क्यों की गई है, फिर इसके लक्ष्य क्या हैं, ये सब चीजें हैं। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं इसको, जो ये है हमारा हमबर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस 2026 की बात करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज हम। हमबर्ग सततता सम्मेलन 2026। पहली चीज इसके लिए क्या जानना जरूरी है, आप याद रख लीजिएगा। अंग्रेजी की बात करेंगे तो हमबर्ग सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस है ये, और जर्मनी में हमबर्ग में ये आयोजित हुआ। ये क्या है, सबसे पहले ये एक वैश्विक क्या है, ये आपका जानना जरूरी है। तो यह वैश्विक सतत विकास सम्मेलन है। क्लियर? अब ये सम्मेलन है, अब इसका उद्देश्य क्या है, ये जो बना है इसका उद्देश्य क्या है, एम क्या है, मोटो क्या है? तो उद्देश्य क्या है कि यूएन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, याद रखिएगा, इन गोल्स को तेजी से लागू करना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को तेजी से लागू करना या प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य है। अब आप कहोगे ये संयुक्त राष्ट्र के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो क्या है, जिसको अपन SDG बोल रहे हैं, ये क्या है, इनकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आते कौन कौन है, कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं। तो या फिर आप ऐसा देख लो कि ये क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र की अपन बात करें तो इसका एक एजेंडा है। एजेंडा कौन सा एजेंडा भाई? तो एजेंडा 2030 15 वर्ष का रखा है, जिसमें 17 सतत विकास लक्ष्यों की बात की गई। सतत विकास लक्ष्यों की बात की गई है, जिसे अपन SDG की बात करते हैं। ये ए इसलिए लिख रहे हैं, गोल्स है ये, पीछे S लगा देते हैं अपन, या समझ जाओ आप, तो इसी से समझ जाओ, SDG। ठीक है, SDG की बात कर रहे हैं। SDG को लागू करना, अब ये क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने कब ये एजेंडा जारी किया, तो ये वर्ष है अपना 2015 में। ठीक है, 2015 में ये 2030 तक यानी आगामी 15 सालों में क्या किया गया है, ऐसे कुछ लक्ष्य रखे हैं जिनको
कवर करना है, और वो लक्ष्यों को नाम क्या दिया है, तो आप देखोगे नाम क्या है, तो 17 SDG बोलेंगे इसको, ठीक है। अब क्या होता है, ये सिनेरियो बदल गया इसका, कि अपन बात कर लो 2020 के आसपास की अगर अपन बात करें, तो ये जब प्रगति चली होगी तब क्या हुआ, विश्व के सामने बहुत सारे क्या आ गए ना। अब ये 2020 के बाद की बात करो ना आप, तो सबसे पहले तो आप देखो जलवायु परिवर्तन भी एक बड़े स्तर पर मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, ऊर्जा संकट, आप आराम से समझना इसको, ऊर्जा संकट, मैं इसको भी डिटेल में समझाऊंगी। ऊर्जा संकट, खाद्यान्न आपूर्ति संकट, ये सब संकट में ही आएंगे। फिर अगर आप बात करोगे तो विकासशील देशों के अंदर क्या है, ऋण संकट, ऋण संकट, ये तो है ही मेजर मेजर जो आपको दिख रहे हैं। फिर आपने महामारी के रूप में उभर करके आया है विश्व, क्या दिख रहा था आपको, तो आपको कोविड दिख रहा था, कोविड-19 था। और बात कर लें तो रूस और यूक्रेन का युद्ध कर लो, बहुत सारे प्रभाव, युद्ध। इन सब कारणों की वजह से यहाँ पे समझने की कोशिश करना, क्या है ये हमबर्ग सततता सम्मेलन, तो ये वो है 2026 की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक वैश्विक विकास, जो सतत विकास है उसका सम्मेलन है, और इसका उद्देश्य ये रहता है कि संयुक्त राष्ट्र के जो गोल्स हैं उनको तेजी से प्राप्त करना, तेजी से उनको लागू करना। लेकिन 2015 की ये जब एजेंडे की कहानी है, किसके, यूएन के, तब क्या होता है कि 20 में अपन विश्व को देखें तो बहुत सारे चैलेंजेस थे सामने। जैसे आप कह दो कि कोविड वाला सबसे बड़ा था, है ही। बाकी सारे जो आपको ये जो चर्चा की है, ये सारे क्या है, उस समय इस समय अपन कह सकते हैं ये सबसे बड़ी चुनौतियां थी, जिससे ये 17 SDG है। तो इसके लिए क्या हो रहा था, इसकी प्रगति कैसी पड़ गई, धीमी पड़ गई। इन सब कारणों से यहां लिख देती हूं, SDG प्रगति धीमी पड़ गई। ठीक है साहब, हमारा कंक्लूजन ये निकला इसका, धीमी पड़ गई तो फिर क्या होगा, धीमी पड़ जाएगी तो फिर कुछ ना कुछ तो होगा। ऐसी जब चुनौतियां सामने आती है, ऐसे चैलेंजेस जब सामने आते हैं, तो फिर सल्यूशन तो होता ही है। कहते हैं ना कि समस्या से पहले समाधान पैदा होते हैं। तो ऐसी चुनौतियों का जो सामना है या समाधान है, उसके लिए जर्मनी का हमबर्ग जो स्पेस है, प्लेस है हमबर्ग, इसने क्या किया, यहां समझना, बहुत अच्छे से समझना कि ऐसी चुनौती के समाधान के लिए जर्मनी ने अपने हमबर्ग में एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया। ये प्लेटफॉर्म है, ये मंच है, ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जिसमें इस प्रकार की कोई बातचीत ना केवल बातचीत पे जाके अटक जाए कि चर्चा कर ली और बात खत्म, ऐसा ऐसा हो रहा है। तो केवल चर्चा ना हो, बल्कि नई नई उसमें क्या हो, नई साझेदारियों को सामने लाओ, अच्छे इन्वेस्टर्स को लाओ, अच्छे इसमें निवेशक जब आ जाए तो एक स्ट्रॉन्ग उसमें कार्य एक्शन तैयार किया जाए इन समस्याओं के समाधान हेतु। तो ये जब समाधान थे, तो इन समाधान के लिए क्या किया, जर्मनी ने हमबर्ग में एक मंच बनाया। ये मंच हो गया, जिसका उद्देश्य क्या था इसका, कि यहाँ इन बातों पर चर्चा न की जाए केवल, बल्कि उस पर एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान भी लाया जाए। उसके लिए क्या है कि ये एक देश अकेला नहीं कर सकता कि भाई जर्मनी के बस की बात है तो वो कर ले। तो फिर क्या है, उसमें सभी का साथ होना जरूरी है, सभी मिलकर करेंगे, वैश्विक सहयोग की आवश्यकता होती है। तो ये जो सम्मेलन है वो क्या करता है, तो याद रखिएगा, ये एक तो सरकारी और एक यहाँ आप लिखोगे निजी, ये दो शब्द समझना। ये जो मंच है ये सरकारों को, निजी क्षेत्र को साथ लाता है,
साथ लाता है, इससे मदद मिलती है। दूसरा ये क्या करेगा, ये मंच है, ये मंच आपका दूसरा काम क्या करेगा, यहां लिख देते हैं। ये मंच ये कर रहा है, सरकारी और निजी क्षेत्र भी साथ में आ रहे हैं, तो फिर हरित निवेश को प्रोत्साहन देता है। हरित निवेश को प्रोत्साहन देता है। ठीक है भाई, अगला ये क्या करता है, और तो विकासशील और विकसित देशों के बीच सहयोग बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है, सहयोग बढ़ाता है, पहली चीज तो ये। फिर एसडीजी की प्राप्ति के लिए क्या करता है, नई साझेदारियां करता है, पार्टनरशिप करेगा। ये इसके क्या होते हैं, मेन काम है। आओ वापस देखते हैं। हम्बर्ग सततता सम्मेलन 2026 ये एक वैश्विक सतत विकास सम्मेलन है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि संयुक्त राष्ट्र के जो क्या थे, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, उनको लागू करना है। अब लागू करेंगे इसको, तो फिर कर दो, क्या एजेंडा बनाओगे, 2030 यानी 2015 के अंदर यूएन ने एक ऐसा एजेंडा बनाया जिसमें ये लक्ष्यों को प्राप्त किया जाएगा। कब तक, 2030 तक। ठीक है, लेकिन 2020 के परिदृश्य को देखें तो कोविड-19 ले लीजिए, विभिन्न प्रकार के संकटों को देखें, तो यूएन की जो एसडीजी प्लान है या एसडीजी जो है, उनकी प्रगति कैसी हो गई, धीमी हो गई। तो ये जो चुनौती थी बड़ी, इससे निपटने के लिए क्या किया है, तो जर्मनी ने अपने शहर हम्बर्ग में क्या किया है, तो एक ऐसा मंच तैयार किया है जहां पर क्या किया जाए, इन सब चीजों के लिए, ये जो चुनौतियां हैं इनके समाधान की बात करें, न केवल इनकी चर्चा करके छोड़ दें। इसके लिए क्या करें, तो इसके लिए नई नई साझेदारियों को लाएं, अच्छे निवेश बढ़ाएं, अच्छे इसमें ठोस जितने भी कार्य प्लान होते हैं, स्ट्रॉन्ग अपन एक्शन प्लान कह सकते हैं, वो तैयार करें, क्योंकि ये एक वैश्विक समस्या है। जितनी वैश्विक समस्याएं, उनका समाधान कोई एक देश तो अकेले कर नहीं सकता। इसलिए ये सम्मेलन क्या करता है, ये सम्मेलन क्या करता है कि जितने भी निजी और सरकारी क्षेत्र हैं उनको एक साथ ले आता है, हरित निवेश को प्रोत्साहन देता है, नई साझेदारियों का बढ़ावा करता है और विकासशील और विकसित देशों में सहयोग बढ़ाता है। अब यहाँ मैं आपकी प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। मैं 26 की बात करूंगी, उससे पहले मैं बात करूंगी कुछ टर्म्स की। आपको पता होना चाहिए कि आप जैसे ही सोचोगे कि ये जो चीजें हैं, जैसे आपने कहा मैडम कि सतत विकास है या डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये सब क्या है, तो देखो जैसे मैं आपको बताऊं, एक शब्द हमारा सुनना बहुत जरूरी है कि इसका जो अर्थ अगर आप देखोगे, विकासशील और विकसित देश किसे कहते हैं, विकसित देश का मतलब होता है डेवलप्ड कंट्री। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपना पेन उठा करके लिखते रहिएगा, ऐसे देश जहां का जीवन स्तर ऊंचा हो। अब ऊंचा कैसे होगा, चप्पल जूते ऊंचे पहनने से तो ऊंचा नहीं होगा, नहीं होगा ना, कपड़े आधे पहनने से भी ऊंचा नहीं होगा, तो किसको बोलेंगे, अरे जहाँ की इनकम अधिक हो, प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, जहाँ के उद्योग, जहाँ की इंडस्ट्री, जहाँ की एजुकेशन, जहाँ का हेल्थ और वहाँ की साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप्ड होती है। और दूसरी भाषा में तो कहें कि यानी वहाँ बेरोजगारी और गरीबी बहुत कम होती है, उसे ही अपन बोलते हैं विकसित देश। जैसे यूनाइटेड स्टेट का नाम आप जानते हैं, जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब देशों को अपन विकसित देश कहते हैं। तो फिर विकासशील कौन है, जो आर्थिक और औद्योगिक और सामाजिक विकास की प्रक्रिया में अभी है, उस चरम लक्ष्य तक नहीं पहुंचे। यहाँ विकास हो रहा है लेकिन अभी विकसित देशों की तुलना पर वो उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए हैं। यानी क्या हो सकता है, वहां प्रति व्यक्ति आय कम होगी,
वहाँ की जो निर्भरता है आजीविका की, वो कृषि पर होगी। गरीबी बेरोजगारी अपेक्षाकृत अधिक होगी। ये सब वो है जो विकासशील देश हैं। उसमें सबसे बड़ा उदाहरण हमारे अपने देश का है। आप भारत, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इनको देख सकते हैं। तो आपको विकसित और विकासशील की यहाँ समझ में आ गई, इनके बीच सहयोग हो। हरित निवेश क्या होता है? ऐसा निवेश, ऐसा इन्वेस्टमेंट जो पर्यावरण की रक्षा करे। कैसे करें रक्षा? क्या धूप से बचाने के लिए हम इसको कपड़ा उड़ा दें, गर्मी से बचाने के लिए एसी चला दें, या फिर सर्दी से बचाने के लिए इसको क्या और कुछ करें, बारिश से बचाने के लिए छाता लगा दें ना। आप सब जानते हैं पर्यावरण किसे कहते हैं और उसकी रक्षा ही करनी है तो फिर उसको, जो हम प्रदूषण कर रहे हैं उसको कम करना होगा। जितना कार्बन का उत्सर्जन कर रहे हैं उसको थोड़ा घटाना होगा। सतत विकास को बढ़ावा देना होगा। ये जितने भी काम हैं ये हरित निवेश के अंतर्गत इन सब चीजों में, जैसे आप ज्यादा से ज्यादा अगर आपको निवेश करना है तो हरित निवेश का मतलब है आप इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इन पर इन्वेस्ट करो, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दो, वृक्षारोपण, वन संरक्षण, वर्षा का जल संचयन, इनके लिए इन्वेस्टमेंट करो। ये है अपना हरित आपने निवेश देखा। अब जो सतत विकास है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है एक ऐसा विकास जिसमें वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हो, लेकिन भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं से समझौता ना करना पड़े। सिंपल वे में समझिए, यदि हम आज पानी, जंगल यानी वन और ऊर्जा का सोच समझ करके उपयोग करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी ये संसाधन मिल सकेंगे। ऐसा ही ये क्या है? सतत विकास है। तो ऐसा जर्मनी ने अपने हम्बर्ग में ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जो इन सब चीजों को एक साथ लाता है और जितने चैलेंजेस हमारे सामने हैं उसको ओवरकम करने के लिए हमारे एक लक्ष्य का आयोजन करते हैं। लक्ष्य जैसे आपने रखा है आरएस बनना है तो फिर आप प्लान बनाएंगे और प्लान जिसके ढुलमुल होंगे, आपको प्लान पे समय सीमा तय करनी पड़ेगी कि मुझे 6 महीने के अंदर ये तैयारी पूरी करनी है। अब आप उसमें से 3 महीने सो जाएं, किसी का सहयोग नहीं लें, अपने आप में छोटा स्तर रखें, तो फिर आप देखिए कैसे पूरा करेंगे आप। तो ये वो वैश्विक स्तर पर चीजें हैं। तो हमने देखा कि हाँ ठीक है भाई, ये हम्बर्ग जो है इस प्रकार की बात कर रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है। तो फिर अभी वर्तमान में क्या देखें अपन? तो वर्तमान में अगर अपन 2026 की बात करें, इतनी बात समझ गए हो तो अपन आगे चलते हैं कि 2026 की जब हम बात करते हैं सम्मेलन की, हम्बर्ग सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस HSC 2026, इसकी जब बात करेंगे तो इससे पहले आप 2 सम्मेलन और देख लीजिए। 15 के बाद जो हुआ है ना, तो इसके लिए मैं यहीं पर इसको हम्बर्ग सस्टेनेबल ये कॉन्फ्रेंसेज है, ये कॉन्फ्रेंसेज कितनी हुई है तो आप बात करोगे कि ये 2024, 2025, 2026 जिसको अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये 7-8 अक्टूबर के आसपास हुई थी और ये वैसे 2-3 जून के आसपास हुई थी। और ये देखें अपन तो 29-30 जून की बात है 2026। ठीक है, ये हमें समझ में आया हम्बर्ग के अंतर्गत। अब हम 2026 स्पेशल की यदि बात करें तो इसका क्या है? इसका जो ये सम्मेलन है, इसका जो ये हम्बर्ग सस्टेनेबल कॉन्फ्रेंस है, इसकी थीम होती है। अब थीम क्या कहती है? थीम इसकी पूछी जाए अभी 26 की कि 26 में थीम क्या है, तो एक तो आपने देखा कि ये सब चीजों को एक साथ ला रहा है मंच पे, तो निश्चित रूप से ये किसकी शक्ति होगी? सहयोग की शक्ति, सहयोग की शक्ति। और इस सहयोग की शक्ति से हम क्या करेंगे? मिलकर प्रगति को आगे बढ़ाना। माय डियर, ये प्रगति कोई लड़की नहीं है, ये प्रगति हम जो बात कर रहे हैं हमारे
किसकी बात कर रहे हैं? एसडीजी जितने भी है उनकी बात कर रहे हैं। तो मिलकर प्रगति को आगे बढ़ाना, ये इसकी थीम है, जिसको हम कह सकते हैं पावर ऑफ, क्या है ये? पावर ऑफ कोऑपरेशन ड्राइविंग प्रोग्रेस टुगेदर, सहयोग की शक्ति, मिलकर प्रगति को आगे बढ़ाना। ठीक है, अब क्या होता है कि इसका जो ये 2026 है, इसकी थीम ये हो गई, तो इसका एम भी है। क्या एम है भाई? यूएन के, वही बात है कि यूएन के क्या है? 17 एसडीजी, इनको तेजी से प्राप्त करना। क्या करना? इनकी प्रगति को गति देना। ये हमारे इस 26 की जो कॉन्फ्रेंस है उसका मेन मोटिव है कि आप इन 17 विकास लक्ष्यों को जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। अब मन में ये सवाल आ रहा होगा, ये 17 जो लक्ष्य हैं ये है क्या? ये हैं, ये वो है जिनको मैं आपको 17 है ना याद कराऊं ना, तो आप ऐसे कर लो, 5 5 5 1 1, इनको अगर जोड़ेंगे तो ये 17 हो गए ना। सिंपली याद कराऊं क्योंकि ये बड़े सीरियल से याद होना ही मुख्य बात है इसकी। तो यहाँ क्या है? ये 5 तो है लोगों के संदर्भ में, जो लोग हैं उनके संदर्भ में कहा जाता है। तो ये स्टार्ट होगा 1 से 5। फिर ये 5 अगले पृथ्वी के बारे में है, ये स्टार्ट होगा 6, फिर 12, 13, 14, 15। फिर जो ये 5 है, ये है समृद्धि। समृद्धि के अंदर आप चलोगे तो ये होगा 7, 8, 9, 10, 11। और ये यदि अपन बात करें तो यहाँ पर आप शांति की बात कर लीजिए, शांति के आगे हम देंगे 16। और यहाँ नई साझेदारी, नई साझेदारी या जिसको अपन कह सकते हैं न्यू पार्टनरशिप, वो है 17 इस नंबर के अंदर। तो सिंपली याद हो जाएगा आपको। मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि जो हमारे लोगों से संबंधित है, एक वाइट में ले, ये 1 2 3 4 5। इसको कैसे याद करें कि एसडीजी 1 में क्या है, एसडीजी 2 में क्या है, 3 में क्या है? लोग हैं भाई 5 ऐसे लोग, इतने लोग। वो लोग पहले क्या हो? तो आप सबसे पहले क्या चाहते हैं? गरीब हो क्या लोग? नहीं, तो बोलो गरीबी, बिल्कुल गरीबी हटाना पहला है, नो पॉवर्टी। फिर भूखमरी ना हो, 0 हंगर हो। फिर उनका बीमारी नहीं हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, है ना? तो स्वास्थ्य वाली बात आ जाएगी। कब स्वास्थ्य अच्छा होगा? जब वो बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लेंगे, ना कि डिग्री वाली शिक्षा लेंगे कि 2 दिन में श्रीनाथ सीरीज पढ़ ली ना, अपने ग्रेजुएशन हो रहा है, पता कुछ चला नहीं कि अपन जो रह रहे हैं वो जिला है कि वो नगर है कि वो तहसील है कि गांव है, कुछ नहीं, राम भरोसे बीए हो गई, है ना? ऐसा नहीं, गुणवत्तापूर्ण अपन को क्वालिटी वाली एजुकेशन लेनी है। 4 और 5वें नंबर पे आता है कि समाज जब शिक्षित होगा तो वहां पर क्या होगा? वहां पर समानता होगी, वहां पर भेदभाव नहीं होगा। कौन सा? लैंगिक समानता वहां होगी। तो 5 को आप देखेंगे, सबसे पहले नो पॉवर्टी यानी कि गरीबी नहीं, 0 हंगर भूखमरी नहीं, गुड हेल्थ एंड वेलबींग अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण हो, क्वालिटी एजुकेशन उनको मिले, और जेंडर इक्वलिटी हो यानी कि लैंगिक समानता हो। गॉट इट? ये 5 किससे संबंधित है? अपन लोगों से, अपन जीवों से। पृथ्वी के अंदर 6 है, 6 छठे नंबर का, ओ पृथ्वी के अंदर भी 5 ही है, पर छठे नंबर 12, 13, 14, 15। इसको मैं याद कराती हूँ। पृथ्वी 6, बोलो पृथ्वी 6, तो पृथ्वी 6 इसका मतलब पृथ्वी 6, तो पृथ्वी 6 का मतलब हो गया कि इसके बाद जो आने वाले 12, 13, 14, 15 जो होंगे वो कैसे हैं? ये भी 5 है, लेकिन 6 से लेकर के आप 15 के बीच में याद करने वाले हैं। तो सब लोग मेरे साथ साथ बोलिए एक बार,
पृथ्वी पर आपको डिजिट याद करनी है 6। तो बोलिए पृथ्वी 6, पृथ्वी है, इसी पे 12वां करो, 13वां करो, 14वां करो, 15वां करो, हमें कोई दिक्कत नहीं पृथ्वी को। लेकिन पृथ्वी कहती है मेरे पास, यहाँ पर ये 6ठा नंबर है ना, ये कह रहा है कि मेरे पास क्या होना चाहिए, तो मेरे पास होना चाहिए कि क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल है मेरे पास और अच्छी स्वच्छता है। 6 नंबर पे 12वां करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, आप 12वां जैसे ही कहने जाओगे, 7 और 8 को नहीं कर रहे अपन, 12वें पे आ रहे हैं। तो 12वां कहाँ है देखते हैं, 12वां यहाँ पे है, ये रहा, रेस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 12वें नंबर पे आ रहा है उत्तरदायी भोग और उत्पादन होना चाहिए। तो 12वें पे भोग लगता है तो उत्पादन होगा तभी है। 13 नंबर पे याद करो, पृथ्वी कहती है तेरा कर्तव्य है कि तू क्या करे, क्लाइमेट एक्शन लाए, जलवायु पर कार्रवाई करे, बचाए इसको, ये सारे प्लान्स इसके अंतर्गत आए, तेरी ड्यूटी है। 14 लाइफ बिलो वाटर, ये दिख रहा है अब मछली है पानी के नीचे, तो ये और लाइफ ऑन अर्थ यानी कि पृथ्वी पर जीवन और जलमंडल में जीवन, इस पर अंतर है। लाइफ दोनों तरफ है, पृथ्वी के नीचे भी ऊपर भी, तो पहले नीचे चलते हैं फिर ऊपर चलेंगे। तो 14 नीचे 15 ऊपर, थल मंडल पर जीवन 15वें नंबर पर, 14वें नंबर पर जलमंडल में, सिंपल है। अगली बात आ रही है हमारी समृद्धि, प्रोस्पेरिटी में 7, 8, 9, 10, 11, इसको कैसे याद करें। प्रोस्पेरिटी हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे साथ होनी चाहिए, हमारे साथ होनी चाहिए। तो 7 से लेकर के 11 तक के जो एसडीजी नंबर हैं वो सब किसके हैं, तो प्रोस्पेरिटी। तो सबसे पहले जिनके घर में अच्छे खानदानी खूब पैसे वाले लोग हैं तो इनके घर में स्वच्छ बिजली जा रही है, क्या आएगा 7 नंबर पे, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एक तो क्या हो, स्वच्छ ऊर्जा हो, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा तो ठीक है, आपके लाइटिंग चारों तरफ हो रही है, लेकिन वो अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, महंगी ना हो, तो उससे आप समृद्ध दिख रहे हो। दूसरा, आप ये समृद्ध बने हो, आपके ये ठाट बाट हैं 8 में, तो ये किससे हैं, कौन सा काम करते हो, सट्टा चोरी बाजारी जुआ ऐसे तो नहीं करते हो। तो हम डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, सम्मानजनक कार्य और आर्थिक वृद्धि यहाँ पर ये वाले में है, जो किस में है, एसडीजी नंबर 8 में। अच्छा, 9 नंबर जो समृद्धि का है वो बता रहा है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। नो नो नो, गरीबी नहीं चलेगी। इंडस्ट्री, उद्योग, नवाचार और आधारभूत संरचनाएं आपकी अच्छी होनी चाहिए। ये आपका ये जो मार्क है यही समझा रहा है आपको, उद्योग, नवाचार और आधारभूत संरचनाएं, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10 और बस का मतलब है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी का मतलब है बहुत हो गया, अब असमानता में कमी आएगी, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और जो 11 नंबर है वो क्या कहता है, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। इसका मतलब होता है सतत शहर और समुदाय होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक शहर था जयपुर, आंधी तूफान आया ऐसा बसा कि खड्डे में कहीं इसकी ज्योग्राफी का ध्यान नहीं रखा, इसकी इकोनॉमी का ध्यान नहीं रखा, अब तो समाप्त हो गया एक पीढ़ी में ना। सस्टेनेबल शहर समुदाय है ना, सतत शहर और समुदाय, ये सब समृद्धि के प्रतीक है। जो 16 नंबर है उसमें एक ही है, शांति। 16 साल की उम्र में ही तो उत्पात मचाते हैं हम, और उसमें शांति की बात की जाए, न्याय की बात की जाए, उसके लिए स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए, वो है 16। और 17 के अंदर कोई खतरा नहीं है, आप तो साझेदारी आने दो। वैसे सुना है कि साझेदारी, साझे की हांडी चौराहे पर फूटती है, पर ये तो अच्छी बात है कि हम वैश्विक जगत के लिए साझेदारी कर रहे हैं, तो इसकी हांडी वांडी फूटने वाली नहीं है। ये अपने 17 क्या है, लक्ष्य हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, अभी हम इस सम्मेलन को समझ रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में क्या होगा कि ये जो वैश्विक परिदृश्य हैं, ये 2015 में लक्ष्य तैयार किए गए थे, कितने, 17 गोल्स थे ये यूएन के। अब यूएन क्या करेगा, यूएन के इन लक्ष्यों की एक, आप अगर देखोगे
तो आप यूनाइटेड नेशन वाले ये जो लक्ष्य हैं, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सॉल्यूशन नेटवर्क एक संस्था है, वो एक इंडेक्स जारी करती है, एक रैंक देती है देश को कि इन 17 में से उस देश ने कौन कौन से इस एसडीजी नंबर में तो वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कौन सा उसका फील्ड ऐसा है जिसमें वो डिमोशन की ओर है, तो उसको सुझाव भी देती है वो संस्था, उसके लिए खूब सारी नीति निर्माण की बात भी करती है। तो अब उसमें भारत की क्या स्थिति है वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमने बात करी, आपने देखा कि ये जो हम्बर्ग सम्मेलन है, ये सबसे पहली बात क्यों बना, तो आपको समझ में आ गया कि ये क्या है, तो कि ये एक वैश्विक सतत विकास सम्मेलन है। और फिर अब हाँ, ये जो सारे हैं इस वैश्विक सम्मेलन में, आप देखोगे अगली बात आएगी कि उद्देश्य पता चल गया आपको, ये बैरियर्स आ गए थे उस अवस्था में। हम्बर्ग में क्या हुआ, ऐसे ऐसे एक मंच हुआ, उसने इन सबको साथ में लाके खड़ा कर दिया। और फिर इसके सम्मेलन जब हुए 24, 25, 26, तो 26 की मेन बात करी हमने, तो इस 26 के अंदर थीम आई सहयोग की शक्ति मिलकर प्रगति को आगे बढ़ाना। एम था यूएन के 17 एसडीजी प्रगति जो वो है, इस एसडीजी को प्रोग्रेस देना एकदम, है ना, स्पीड के साथ में। इसके बाद आया कि ये 17 क्या है, ये हमने अच्छी तरीके से देख लिए। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, 26 में जो ये कॉन्फ्रेंस हुई है ना, हम्बर्ग में हुई है। तो अब इसके अंदर क्या है, आप और भी प्रश्न उठ रहे होंगे दिमाग में, मैं सबके क्या दूंगी, आंसर जरूर दूंगी, लेकिन इस हम्बर्ग सस्टेनेबल और ये जो वो है कॉन्फ्रेंस है इस 2026, इस पर मुख्य विषय क्या थे, तो मुख्य विषय क्या होगा भाई, वैसे जलवायु परिवर्तन ये मुख्य विषय रहा है। फिर क्या रहा, हरित अर्थव्यवस्था, हरित अर्थव्यवस्था पर क्या दिया जाए, जोर दिया जाए। दूसरा बड़ा बिंदु रहा है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये सबसे पहले बात है। फिर वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की भी बात, ये सब इसके उद्देश्य है, किसके, ये जो विषय है ना 2026 के, उसके प्रमुख ये सब्जेक्ट थे। अब समुद्री एवं हमारी बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता संरक्षण, और दूसरा मुख्य विषय क्या था, तो वही एसडीजी को लागू करना, तेजी से प्रगति देना, ये सारे इसके विषय थे। ठीक है, विषय थे, समझ में आ गए भाई, हमको तो विषय थे। अब ये जो सम्मेलन हुआ 2026, इसकी कोई उपलब्धियां रही होगी, हाँ इसकी उपलब्धियां रही है। क्या वो उपलब्धियां हैं इसकी, कि ये जो हुआ है सम्मेलन, इसमें एक बहुत बड़ी बात ये है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाना, और हरित जो अपना सिस्टम है कि हरित वित्त होना चाहिए। हरित वित्त का मतलब आपने हरित निवेश देखा, उसके लिए पैसा देना चाहिए, बैंकों तक पहुंचाना चाहिए, ताकि आगे साधन उपलब्ध कराए जा सके। तो यहाँ उपलब्धियों की यदि हम बात करेंगे, तो उपलब्धि के विषय में आप ऐसे कह सकते हैं, मेन बात तो ये हुई थी कि जो नॉर्थ साउथ कमीशन ऑन डेवलपमेंट का गठन हुआ, यानी क्या हुआ, तो इसका एक उद्देश्य था कि नॉर्थ साउथ कमीशन, यहाँ की उपलब्धियों की बात करेंगे तो नॉर्थ साउथ कमीशन का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य क्या रखा कि ये नॉर्थ साउथ कमीशन क्या करेगा, कमीशन ऑन डेवलपमेंट की बात आप कर सकते हैं। ये कह रहा है कि उत्तर जो अपना उद्देश्य है कि ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच में
विकास के सहयोग को एकदम ऐसा मजबूत करना, ये उपलब्धि है। गहरे समुद्र के संरक्षण की बात हुई है, पर्यावरण के अनुकूल संसाधन का उपयोग करना है, उसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। अपनी मन मर्जी से आप आपकी रक्षा के लिए बनाई हुई कोई एटम बम या ऐसी कोई खतरनाक चीजों को इस्तेमाल करके आप पर्यावरण को दूषित नहीं कर सकते। वैश्विक सहयोग को मजबूत करने का संदेश दिया, बहुपक्षवाद को बढ़ावा दिया जिसको मल्टीलेटरलिज्म कहते हैं। ये सब उपलब्धियां थी इसकी जी। तो ये जो उपलब्धियां 26 की है, इनमें एक रिपोर्ट आएगी, उसको भी अपन देखेंगे। लेकिन अब हमारे मन में, जहन में एक सवाल उठता है कि ये जो सम्मेलन है, इसको, ये जो सम्मेलन हो रहा है, ठीक है, फोन करके बुलाते हैं क्या सभी को? सब कितने देश जाते होंगे? अभी हम बात करेंगे तो 2026 में यदि इंडिया की बात करेंगे अपन ना, तो 167 देशों की बात आएगी, रैंक उसमें से निकलेगी। तो हम बात करेंगे कि ये जो सम्मेलन है, इस सम्मेलन के अंदर कौन भाग लेता है, इनको कौन बुलाता है। अगर ये भी आपके मन में प्रश्न हो तो मैं दूर कर देती हूँ। अच्छा लगता है जब कोई डाउट नहीं रहे और ऐसी पढ़ाई करें तो वो समझ में भी आता है। फिर हमारा प्रश्न उठता है कि ये हम्बर्ग में ही क्यों चुना गया है? हम्बर्ग की जगह कोई और भी तो जगह हो सकती है। आप शादी ब्याह करते हो तो आपकी जब आप देखते हो कि लड़के के साथ सगाई करी, वो लड़का यदि अच्छा कोई अधिकारी लेवल का है तो आप ना कोई गांव में किसी में कर दोगे, उसमें मैरिज गार्डन जो मिलते हैं वो। अच्छी सुविधा वाले में जाओगे जहां पे सब लोग ऑन रोड पे देखोगे, उनको पहुंचने में दिक्कत नहीं हो, सब लोग रोड पर होगा तो आसानी से पहुंच पाएंगे। और ऐसे बड़े गार्डन जहां पे पहले किसी अधिकारी की शादी हो चुकी है, तो वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वहां किसी प्रकार की कमी नहीं आई होगी। तो माय डियर, ये जो प्लेस चुना है, ये आपके मन में जो सवाल था कि सम्मेलन यहाँ क्यों, हम्बर्ग में क्यों, तो हम्बर्ग ये जर्मनी लोकेशन आपको दिखाई दे रही है, ये अफ्रीका, चाहे आप ऐसे कह दीजिए एशिया और यूरोप के बीच का एक बड़ा व्यापारिक द्वार है। इसमें बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि मैं ये कहूँ आवाजाही का साधन तो जर्मनी का सबसे बड़ा बंदरगाह है, यानी ये पोर्ट सिटी है, तो यूरोप का प्रमुख व्यापारिक केंद्र भी है। और यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बीच का व्यापार और संपर्क का महत्वपूर्ण द्वारा हम्बर्ग होने के कारण ये यहाँ रखा है। इतना ही नहीं, ये जर्मनी क्या है, सतत विकास के अंतर्गत पहले चाहे आप हरित ऊर्जा ले लो, जलवायु की पॉलिसीज ले लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लो, इनमें अग्रणी देशों में से एक है। तो अग्रणी तो और भी है। तो और अच्छा कारण देखें तो हम्बर्ग पहले भी ऐसे कई बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं उनका आयोजन करवा चुका है, मेजबानी करवा चुका है। तो वहां जो आवश्यक आधारभूत सुविधाएं और वैश्विक संपर्क क्या है, अच्छे तरीके से उपलब्ध होने के कारण हम्बर्ग को चुना गया। ये सवाल भी आपका सही हो गया। अब बात आती है कि इनमें जाता कौन कौन है। ये आपको दिख ही रहा है, मैंने उसमें बड़ा करके बता दिया। यहाँ अगर अपन देखेंगे तो फ्रांस के पास आप लोकेट करोगे तो ये जगह है, यहाँ पे करा है, ये सब आराम से पहुंचो ये सब लोग, है ना। तो यहाँ अगर आप एक बात और करोगे तो देखो, आपने कहा कि ये बुलावा कौन देता है, देशी भाषा में समझा रही हूँ, बुलावा कौन देता है और कौन कौन जाते हैं, ये लास्ट होगा अपना। तो बुलावा देने का जो काम है वो विभिन्न कौन कौन करता है। तो सबसे पहले तो आप देखो, हम्बर्ग में ही अपन बात कर रहे हैं, तो हम्बर्ग का जो फेडरल यानी कि संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय है, वो इसको आमंत्रण वाला काम करता है। जर्मनी का संघीय, फेडरल आप याद रखिएगा, आर्थिक सहयोग व विकास मंत्रालय, आर्थिक सहयोग एवं विकास मंत्रालय। हालांकि इसको
अपन ऐसे तो बोलते हैं कि जर्मन फेडरल मिनिस्ट्री फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, लेकिन इसको वहाँ की जर्मन भाषा में BMZ कहा जाता है ना, वो उनकी भाषा है, उसका एब्रीविएशन है ये। दूसरे नंबर पे कौन आपको बुलाता है भाई? तो आप UNDP का नाम जानते हैं, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या है? तो ये भी एक संस्था है जो 1965 में क्या हुई थी, स्टेब्लिश्ड हुई थी, और इसका न्यूयॉर्क में क्या है, हेडक्वार्टर है ना। और तीसरा कौन करता होगा ऐसा? तो देखो आप लिख सकते हो सिटी ऑफ हम्बर्ग। सिटी ऑफ हम्बर्ग का मतलब है हम्बर्ग का नगर प्रशासन, नगर प्रशासन। और एक मैं आपको नाम दूं, माइकल, माइकल साइकिल मत समझना, माइकल ओटो फाउंडेशन। ये क्या है? तो ये जर्मनी की एक परोपकारी संस्था है ना। ये सब मिलकर के सबको बुलाते हैं, जैसे हमारे इंडिया से भी इंडियन डेलीगेशन की भागीदारी थी निश्चित रूप से, ठीक है। ये आपने कहा कि ये लोग बुलावा दे रहे हैं, तो फिर इसमें किसको बुलावा देते हैं, कौन लोग जाते हैं? तो आप याद रखिएगा, इसमें कौन लोग जाते हैं, कौन लोग जाते हैं। तो आप यहाँ पे अगर ऐसे इजीली समझना चाहें तो सभी, आप सरकारें बोलते हैं, सभी देशों की सरकारें या राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, मंत्री, यहाँ पे अच्छे आप कह सकते हो शिक्षाविद, शिक्षाविद भी, वैज्ञानिक भी, वैज्ञानिक भी, आप अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और सिविल सोसाइटी भी भाग लेती है, सिविल सोसाइटी। इसके बाद उद्योग जगत के नेता, बड़े बड़े निवेशक, ये सब क्या है, भाग लेने आते हैं। इन सब का रोल बहुत जरूरी है। तो बुलावा कौन देता है, कौन लोग जाते हैं, ये आपको पता चल गया, ये जरूरी है जानना। और ये जब हम लोगों को पता चल गया कि कौन तो बुलावा दे रहा है, कौन जा रहा है, क्यों जा रहा है, किन समस्याओं के समाधान के लिए जा रहा है, तो फिर हमारा उस टॉपिक के प्रति लगाव बढ़ जाता है। तो ये आज आपने इस जो सम्मेलन को पढ़ा, अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जितने गोल्स हैं UN के, उनकी प्राप्ति के लिए ये सम्मेलन है जो 24, 25, 26 में लगातार है। और इन सालों में भारत की क्या स्थिति रही होगी, ये हम अगली क्लास में देखेंगे। जो इंडेक्स जारी होती है उसमें हमारा भारत ने भी अभी कमाल की कई प्रगति कितने ही फील्ड में की है, जिसको अपन SDG 1, 2, 3, 4 ऐसे नाम देंगे। तो आपको 17 याद होनी चाहिए, ताकि आपको पता रहे कि 2 का नाम दिया, 2 यानी कि 1 से लेके 5 तक तो लोगों की थी, और 1 में सबसे पहले था नो पॉवर्टी, गरीबी हटाना, दूसरा जीरो हंगर, भूखमरी हटाना, तीसरा क्या था, तो आपने उसमें देखा हेल्थ एंड वेलबींग, यानी कि स्वास्थ्य और कल्याण है। चौथे में उसमें था क्वालिटेटिव, आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। फिर आपका था कौन सा, तो जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। इसमें 2 की बात करें हैं तो भुखमरी की बात करेंगे, उसमें पीछे है। बाकी प्रोग्रेस बहुत बढ़िया करी है, किन किन फील्ड में करी है। तो मिलिए अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।